हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि परसों के इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम लोगों ने 2027 को लेके जो प्लान तैयार किया वो मैंने आपसे डिस्कस किया। तो चलिए उसी प्लान को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत हम करते हैं इकोनॉमी से, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को समझना सबसे पहले ज़रूरी है। देखिए, इकोनॉमी का सिलेबस प्री और मेंस दोनों में अलग अलग होता है। चलिए सबसे पहले हम प्री का सिलेबस समझ लेते हैं कि प्री का सिलेबस क्या कहता है। प्री का सिलेबस कहता है आर्थिक और सामाजिक विकास। फिर इसमें जो है हमें ये सब देखना है, जैसे सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी और सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल। ये इतना जो है यूपीएससी ने दे रखा है सिलेबस में। अब इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि ये सतत विकास है, तो अब सतत विकास हम उसे कहेंगे जैसे कोई भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास तो उनको इस तरह से खर्च करना कि हमारी भी ज़रूरतें पूरी हों और आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी ध्यान में रख कर उनसे खर्च करें ताकि उनके लिए भी बचा रहे। ऐसा ना हो कि सारा रिसोर्स हम ही ख़त्म कर दें और उनके लिए कुछ न बचे, तो इसी को सतत विकास कहेंगे। फिर उसके बाद जो है आती है गरीबी। अब गरीबी क्या होती है, कैसे परिभाषित है, कैसे कम हो रही है, क्या इसके मानक हैं, क्या इसके मापक हैं, यानी क्या मेज़रमेंट है, क्या स्टैंडर्ड है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे गरीबी में। और फिर उसके बाद जो है समावेशन आता है। समावेशन ये होता है कि सरकार ये चाहती है कि देश के जो भी संसाधन व विकास हैं वह सब तक पहुँचें। इसी को लेके सरकार क्या कर रही है, उसके क्या काम हैं, ये सारी चीज़ें हम समावेशन में देखेंगे। फिर उसके बाद आता है जनसांख्यिकी। जनसांख्यिकी जो है वो जनसंख्या के वितरण के बारे में बताएगा। जनसंख्या के बाद जो है संसाधनों का कैसा वितरण हो इसके बारे में बताया जाएगा। तो यह सारी चीज़ें जो है हमारा आ जाएगा प्री के सिलेबस में, जो कि हम जब पढ़ेंगे क्लास में तो एक एक करके सारी चीज़ें जो है उसमें कवर करते जाएंगे प्री के सिलेबस को मेन टारगेट करते हुए। तो चलिए अब आते हैं मेंस के सिलेबस पे। मेंस का सिलेबस क्या कहता है। मेंस का देखिए, मेंस के सिलेबस में जब आप सिलेबस देखेंगे तो ऊपर की पेपर थर्ड में ऊपर के जो 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं वो सारे इकोनॉमी के हैं। तो इसमें चलिए हम 1 to 1 10 पॉइंट्स को कवर करते हैं, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट होता है भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधन को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं फर्स्ट पॉइंट में। योजना तो वैसे अब नीति आयोग के अंतर्गत चली गई है, लेकिन फिर भी हम नीति आयोग को इसे ही देखेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स जो है फर्स्ट पॉइंट में आएंगे। अब इसमें हमें क्या पढ़ना होता है, इसमें जैसे पढ़ना होता है भारतीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों को हम जुटाते कैसे हैं, प्रगति क्या होती है, विकास कैसे होता है, क्या होता है, रोज़गार हम और ज़्यादा उत्पन्न करें इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है पॉइंट फर्स्ट में आ जाती है। फिर उसके बाद जब आप नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ेंगे तो अगला पॉइंट आपको मिलेगा समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय। अब इसमें जो है हम लोगों को ये पढ़ना होगा कि ऐसा विकास करो कि उसमें सबकी भागीदारी हो, किसी को कम किसी को ज़्यादा ना मिले, यानी कि इक्वालिटी बनी रहे। ये चीज़ हमें देखना है। फिर उत्पन्न विषय यानी कि उसमें चुनौतियाँ क्या हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जो पैसे वाले हैं उन्हीं को सब कुछ मिल रहा हो और गरीब उससे वंचित रह जा रहा हो। ये सारी चीज़ें हम इस पॉइंट में कवर करेंगे। फिर उसके बाद जब आप अगला पॉइंट पढ़ेंगे तो अगला पॉइंट आएगा तीसरे नंबर पे जो है वो है सरकारी बजट का। अब सरकारी बजट में हम देखेंगे कि सरकार पैसे कहाँ से लाती है, कहाँ खर्च करती है, कितनी सब्सिडी देती है, ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। राजकोषीय घाटा क्या होता है, मौद्रिक नीति क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं सरकारी बजट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो चौथे नंबर पे आपको मिलेगा मुख्य फसलें। अब ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे एग्रीकल्चर में हम देखेंगे कि पैटर्न क्या है उसका, देश की कौन कौन सी जगह में कहाँ कहाँ कौन सी फसलें बोई जा रही हैं, कहाँ पे कैसी जलवायु है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर सरकार कैसे हेल्प कर रही है इसमें पीडीएस के ज़रिए, एमएसपी के ज़रिए। पीडीएस के ज़रिए आपको पता ही होगा जैसे कि 2028 तक सरकार की ये योजना है कि 5 किलो जो राशन मिल रहा है वो फ्री मिलेगा।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग इसमें कवर करेंगे। इसमें कृषि को जो है तकनीकी सहायताएं क्या क्या मिल रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैसे इसमें यूज़ हो रहे हैं, यानी कि साइंस का इस्तेमाल कृषि में कैसे है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। फिर उसके बाद जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो 5वें पॉइंट मिलेगा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय। ये एक पॉइंट हो गया। फिर उसमें आता है जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र। तो ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताया है, ये सारी चीज़ें इसी में कवर होंगी कि हमें एमएसपी क्यों दी जाती है और बफर स्टॉक क्या होता है, आखिर स्टॉक करने के क्यों क्या फ़ायदे हैं। ज़्यादातर हम लोगों के दिमाग में ये चलता है कि बफर स्टॉक जो होता है उसमें सरकार अनाज खरीद के और ये पीडीएस के ज़रिए हम लोगों को बांटती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे जो है कई वजह होती है। महंगाई को कम करना जैसे हो गया, कभी कभी ऐसा होता है कि जब अनाज की कमी हो जाती है तो सरकार अपने बजट से वो जो भी अनाज होते हैं उसको बाज़ार में वितरित करती है ताकि महंगाई को कम किया जा सके। ऐसे इससे के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हम आगे पढ़ते वक्त एक एक चीज़ देखेंगे। फिर उसके बाद जो है हम अगले पॉइंट पर बढ़ते हुए छठा पॉइंट जो है हमें वो मिलेगा भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, कार्य क्षेत्र एवं महत्व, स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मिलेंगी छठे पॉइंट में। अब इसके अंतर्गत जो है किसानों की आय दुगनी कैसे की जाए और ये ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं क्या होती हैं, यानी कि कैसे जो है खेत में उगाने से पहले यानी बीज डालने से लेके और जो अंतिम उत्पाद मार्केट तक जाता है उसी को हम ऊपरी और नीचे की व्यवस्थाएं कहते हैं। दोनों अलग अलग होती हैं, वो जब हम समझेंगे, जब रिवीजन क्लास आगे करेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। फिर उसके बाद जो है 7वें नंबर पे आपका आएगा भूमि सुधार, भारत में भूमि सुधार। तो इसमें जो है भूमि सुधार, देखिए जब अंग्रेज लोग थे तो उस समय जमींदारी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था, ऐसी व्यवस्थाएं थी जिसका मेन उद्देश्य था किसानों का शोषण करना, और इसलिए बहुत सारी ज़मीनों का जो है वो ज़मींदारों के पास इकट्ठा हो जाना, यानी बहुत कम ही जो है किसानों के पास ज़मीनें होती थी, बाकी सब ज़मीनों के मालिक ज़मींदार होते थे। तो इसलिए सरकार ने जो है सबसे पहले जो है ज़मीन जो है वो ज़मींदारों से लेना शुरू किया, फिर उसको किसानों में वितरण किया। ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें पढ़ेंगे आगे, लेकिन फिर भी इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे किसान बहुत होशियार होते हैं, क्योंकि इसकी घोषणा पहले हो गई, कानून बाद में आया। तो इसमें भी जो है किसानों ने, किसी ने अपने नौकर के नाम तो किसी ने अपने परिवार वालों के नाम ऐसे ऐसे करके ज़मीनें बांट दी। तो इसका कोई ख़ास ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन हाँ फिर भी फ़ायदा तो मिला ही। तो हम लोग इसको बहुत ही ब्रीफली इसमें हम कवर करेंगे जो आगे। और फिर उसके बाद जो है हम अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 8 का। पॉइंट जो 8 है वह उदारीकरण का अर्थव्यवस्था में प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव। ये है आपका 8वां पॉइंट। अब ये उदारीकरण क्या है ये हम अच्छे से समझेंगे कि मतलब कैसे जो है सरकार की जो पकड़ है उद्योगों पर और कई सारी चीज़ों पर, तो उसको थोड़ा कम किया गया और प्राइवेट को उसमें इन्वॉल्व किया गया, प्राइवेट कंपनी सेक्टर को उसमें इन्वॉल्व किया गया, जिससे कई सारे फ़ायदे हुए जो हम आगे देखेंगे। फिर उसके साथ जो है इसमें ये भी देखेंगे कि 1991 के आर्थिक सुधार से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, औद्योगिक नीति में कैसे परिवर्तन हुए, औद्योगिक विकास पर इनका क्या प्रभाव पड़ा। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और ये सुधार की प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि 1991 में ही ख़त्म हो गई, ये अभी भी चल रही है। जैसे कि जीएसटी हो गया, ये सब चीज़ें उसमें हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए 9वें पॉइंट पे आपको मिलेगा बुनियादी ढांचा। अब बुनियादी ढांचा में हम पढ़ेंगे ऊर्जा कहाँ से आए, कैसे आए, बंदरगाह कहाँ बनने चाहिए, कहाँ नहीं बनने चाहिए, और सड़क, विमानपत्तन, रेलवे इत्यादि, ये सारी चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे। और इसमें फिर आता है लास्ट पॉइंट आपका
इकोनॉमी सिलेबस का जो है वो है निवेश मॉडल, यानी कि अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से निवेश किया जाए कि देश को फ़ायदा हो, इसका क्या नुकसान क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसमें देखेंगे। तो चलिए, ये मैंने छोटा सा सिलेबस का जो हिस्सा था वो मैंने आपसे बताया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे और उसमें रिवीजन करेंगे। जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा उसे आप अपने नोट्स में ऐड करेंगे, और जो आप लोग पॉइंट्स मुझे बताएंगे वो मैं अपने नोट्स में ऐड करूंगा। इसी से हम लोग एक बेहतर नोट्स बनाएंगे यूपीएससी 2027 के लिए। चलिए फिर शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्लास से इसकी शुरुआत होगी। बेस्ट ऑफ लक।